आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पे हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और आपको तमाम अहम खबरें हम आप दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, इलेक्शन से जुड़ी हुई। तो रियासत में दूसरे मरहले की वोटिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की वोटिंग को लेकर लोगों में काफी जोश देखा गया। उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा हलके के वोटर्स में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खासा जोश और खरोश देखने को मिला। यहाँ तकरीबन 65% से ज्यादा लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा वोटिंग कठुआ में दर्ज की गई, जहाँ 70% से ज्यादा वोटर्स ने अपने पसंद के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की। और वोट कास्ट करने का मकसद मेरा यही है कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का हिस्सा हो। उम्मीद तो बहुत उम्मीदों पर ही हम जिंदा है, तो इस बार और कुछ नया लगता है। खासकर जो बेरोजगारी है उसके प्रति मैं वोट डालने के लिए आया, क्योंकि कश्मीर में हर लिहाज से यहाँ टूरिज्म भी खत्म हो चुका है और डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हो रही है और थोड़ा बदलाव हम लाना चाहते हैं। अच्छी खासी तादाद में जो है अपना मतदान करने पहुंचे और हम ये कह सकते हैं कश्मीर के बनिस्बत जम्मू में जो है वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि एक अच्छी मजबूत सरकार जो है वो केंद्र में बने। वहीं श्रीनगर लोकसभा हलके में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बंद और धमकियों के बावजूद वोटिंग सेंटर्स पर लोगों का तांता लगा रहा। हालांकि श्रीनगर के कुछ इलाकों में वोटिंग की रफ्तार दूसरे इलाकों के मुकाबले धीमी रही। बड़गांव और गांदरबल में लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। यहाँ तकरीबन 25% वोटिंग दर्ज की गई। पहले कैंडिडेट थे, लोग थक गए वोट डालते बिकॉज यहाँ की जो डेवलपमेंट है और यहाँ की जो कश्मीर में जो इश्यूज़ है उसको डिरेल किया गया, लेकिन बाकी इशू पे ध्यान दिया गया। आज के इलेक्शन मोदी जी के उस स्लोगन को है, मोदी अगर है तो मुमकिन है। तो इसमें कैंडिडेट्स तो बहुत हैं, 12 हैं। 12 में से इंशाल्लाह हम एनसी पार्टी को अक्सरियत से कामयाब करेंगे। एक ही मकसद है इंशाअल्लाह रहमान, वही मकसद है। आपको सबको पता है कि आज जो 370 और दफ़ा 35 के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसी मकसद से हमने अपने कायदेसानी को कामयाब करके पार्लियामेंट में भेजना है ताकि वो कश्मीर के हक़ में बात कर सकें। ये हमारी आवाज़ भी किसी जगह पार्लियामेंट तक पहुँचे और इनको पता चले कि हमारे भी एक गरीब इलाका मानो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में है। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के कई बूथों पर गैर समाजी अनासर ने पत्थरबाजी भी की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबको खदेड़ दिया और दूसरे मरहले के इंतखाब पर अमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अब से कुछ देर में एक तस्वीर एक तरह साफ हो जाएगी कि जिन 12 रियासतों में आज वोटिंग हुई है वहां अलग अलग रियासतों की अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज रहा है, अब से कुछ देर में ये पता चल जाएगा। और इस बीच हम आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट देने के फैसले को बीजेपी का मजहबी कार्ड बताया है। उमर का कहना है कि जिस प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है उनकी सेहत जेल में खराब थी, लेकिन वो अब इंतखाब लड़ रही हैं, तो इसको लेकर भी सियासत हुई। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। उसके साथ साथ मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ महेश वर्मा साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस्तकबाल है सर आपका। शकील अंसारी साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी इस्तकबाल है। और इसके साथ साथ अभिजीत द्विवेदी हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और इसी के साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुज अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। उधमपुर से मेरे नुमाइंदे राजन वैद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन, सबसे पहले आपसे अपडेट चाहूंगी। जी बुशरा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज जो है कश्मीर के बनिस्बत जो है जम्मू, खासकर जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाले गए, उसमें अच्छा खासा जो है जोश, उत्साह और जज्बा जो है वोटर्स में देखा गया। हमने पहले भी देखा है जब भी इलेक्शन होते हैं कश्मीर के
बनिस्बत जो है जम्मू में हमेशा हाई टर्नआउट जो रहता है वोटर्स का, वही आज भी देखने को मिला। जो ताज़ा आंकड़े हमारे पास आए हैं वो ये हैं कि इस सीट पे जो है 60% से ज़्यादा जो है वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल जो आंकड़े हैं वो आने अभी बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा जो जोश है वोटर्स में दिखा है। क्योंकि मैंने सुबह से ही कहा कि जहाँ जो वोटर्स हैं वो वहाँ उनकी जो राय है वो बटी हुई है। यहाँ पे कड़ा मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, बल्कि यहाँ पे नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह और जो हैं बीजेपी के भागी विधायक जो हैं चौधरी लाल सिंह के बीच में भी था। तो अच्छा खासा जो है आज एक तरह के हम कहेंगे कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अच्छी राजन, तो ये माना जा सकता है कि दरअसल इस सीट पर बीजेपी का वोट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हर्षदेव सिंह की बात करते हैं पैंथर्स पार्टी के, वो भी जिस तरह से जो कैंपेन, जिस तरह की बातें करते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं वो लगभग वैसे ही हैं जिनको बीजेपी उठाती रही है। और अगर लाल सिंह की बात करते हैं तो वो तो बीजेपी में रहे ही थे और उसके बाद बीजेपी का भी कैंडिडेट। तो क्या ये माने कि बीजेपी का वोट वहां पर बटा होगा इन कैंडिडेट्स में और ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल बुशरा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक अहम बात ये है कि जो है जब संघ के नेता जो है चंद्रकांत शर्मा पे हमला हुआ किश्तवाड़ में, उसके बाद जो जितना भी ये इलेक्शन था ये पोलराइज हो गया। पोलराइज होने के बाद जो है इसका जो फ़ायदा है वो इस बार जो है कांग्रेस को मिला, क्योंकि इस बार जो है एनसी और पीडीपी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था और कांग्रेस का अपना भी एक वोट बैंक है, जिसके चलते जो है यहाँ पोलराइज होने के चलते जो वोट कटा है वो चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी का काटा है, हर्षदेव सिंह ने भी जो राजपूत वोट बैंक है उसको काटा है। कहीं ना कहीं नुकसान जो बीजेपी को हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई जो है यहाँ कठुआ जो है ज़िले में हुई है। यहाँ से हमें खबरें आई हैं कि जो अच्छी वोटिंग है बीजेपी के पक्ष में हुई है। अब ये है कि उस जो बीजेपी के जो जितने भी लीडरान हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। उनका कहना है कि 2014 में जो है, क्योंकि राजा ने देखे कि कठुआ एक ऐसी जगह जहां पर खुद वजीर आजम ने जाकर वहां पर रैली की थी और तमाम तरह की बातें वहां पर की गई थी, जिसको लेकर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सवाल उठाए थे और वही तमाम बातें 35 से 370 ये तमाम बातें कही गई थी जब वो कठुआ में उन्होंने रैली की थी। तो क्या आपको लग रहा है कि खुद अगर वजीर आजम ने जाकर वहां पर रैली की है तो इसका भी असर हुआ होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसकी हमने चर्चा की काफ़ी दिनों से, वो चर्चा जो वो मुद्दा है वो हमें देखने को मिला कठुआ, खासकर हीरानगर, बसोली, जो बिलावर के इलाके हैं वहाँ हमें देखने को मिला। जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिए पिछले दिनों को लेकर, जो 35A के ऊपर, धारा 370 के ऊपर, और ये कहा कि हम अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को डिलीट करेगी। इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला खासकर इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे अहम था। हालांकि विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। जो बाकी मुद्दे थे धारा 370 का, 35A का, वो सामने आ गया और उसी का जो है फायदा लेने में बीजेपी कहीं ना कहीं इन इलाकों में कामयाब हो पाई। वहीं कांग्रेस जो है लोगों को समझा नहीं पाई। क्या राजन ये माना जाए कि लोगों के जो अहम मुद्दे थे, खासतौर पर उधमपुर की अगर हम बात करते हैं, जो उनके विकास से, उनके डेवलपमेंट से जुड़े जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने बैकसीट ले ली और दूसरे मुद्दे जो शायद उस तरह से नहीं हावी होने चाहिए थे वो ज्यादा हावी होते हुए नजर आए, खासतौर पर जज्बाती मुद्दे। जी बिल्कुल बुशरा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहले फेज में हमने देखा कि LOC के ऊपर जो पाकिस्तान की शेलिंग होती है वो मुद्दे अहम थे, लेकिन हमने देखा दूसरे फेज में ज़्यादातर जो मुद्दे थे वो 35A को लेकर, धारा 370 को लेकर ही बात की गई। चाहे गुलाम नबी आज़ाद ने भी, आपको याद होगा, जब रैलियां की उन्होंने धारा 370 के ऊपर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहीं बीजेपी के राम माधव जब यहाँ पे उधमपुर रियासी में उन्होंने जलसे किए, वहाँ भी उन्होंने कांग्रेस को
जो है घेरा इन्हीं मुद्दों के ऊपर। तो तमाम जो ये मुद्दे हैं ये सेंटर स्टेज पे आ गए। जो विकास का मुद्दा था, जो डोडा और किश्तवाड़ में जो अभी तक रोड लिंक नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे चले गए। लेकिन हमने आज एक अच्छी चीज़ देखी उधमपुर में, वहाँ लोगों ने कहा कि हमने 60 साल से देखा है ये पार्टियां जब भी इलेक्शन आती हैं इन मुद्दों पे बात करती है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तब ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं और विकास पे बात की जाती है, जो विकास हमें देखने को नहीं मिला अब तक। तो इसलिए कड़ा मुकाबला मैंने कहा बीजेपी का इसलिए है, कहीं ना कहीं जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो विकास की आकांक्षाएं थी, उस पे बीजेपी के जो यहाँ के लोकल सांसद थे वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाए। वो गुस्सा हमने आज लोगों में देखा। तो इसलिए अगर बीजेपी यहाँ से के ऊपर होगा ना बल्कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि मोदी वेव हमने कुछ गांव में देखी, वहां पे लोगों ने कहा कि मरकज में जिस तरह ये बिल्कुल ये देखा जा रहा है राजन, तमाम जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि जहां सांसद से नाराजगी भी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कहते हुए नजर जरूर आते हैं कि नाराजगी है, काम नहीं किया है एमपी ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि हम वोट जो है वो मोदी को करेंगे। तो ये इस तरह की भी बातें बहुत जगहों से सामने निकल कर आती हैं। बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मैं अपने डिबेट की शुरुआत करूंगी। महेश वर्मा जी, अभी आप सुन रहे थे हमारे रिपोर्टर को और उनका ये कहना है कि उधमपुर के खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो वहां के एमपी हैं शायद वो उस तरह से वो तमाम चीजें, वो तमाम स्कीम्स जो सेंटर्स की तरफ से चलाई जा रही थी वो लोगों तक पहुंचाने में उस तरह से कामयाब नहीं रहे और यही वजह है कि वहां नाराजगी भी है और आपका कड़ा मुकाबला भी है वहां पर। आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले अगर मैं मतलब ये जिस तरह से आपने दिखाया कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है तो मन में एकदम से आया कि मैं ये बोलूं कि शाबाश JNK, वेल्डन जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने उस हालात में वोटिंग करने का, इस तरह का वोटिंग करने का फैसला किया या वोटिंग करने का जो उत्साह दिखाया, ये उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो राजनीतिक रूप से वहाँ बेईमान थे, जो बुलेट की राजनीति करते थे, जो रायशुमारी की बात करते थे। जम्मू कश्मीर में एक बात और तय हो गई आज के इस वोटिंग के बाद कि अब वहाँ रायशुमारी कहने वाले, रायशुमारी की वकालत करने वाले जो अलगाववादी नेता हैं उनकी जो है ना अब वो दिन लद गए। जो बुलेट की राजनीति करते थे उनके अब दिन लद गए। अब वो दिन आ गए कि वहाँ बैलेट की राजनीति होगी और कश्मीर के लोगों ने ये पूरी तरह से इस बार जिस तरह का ये मतदान का उत्साह देखा गया आज से, अब से पहले बुशरा जी ऐसा मैं अपने होश में इस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हुए, मतदान होते हुए मैंने कभी नहीं देखा जी। लेकिन जो एक क्लियर डिवाइड जो नजर आती है महेश जी जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि जम्मू की अगर खासतौर पर बात करते हैं आज की सीट की अगर हम बात करें इस फेज में उधमपुर में तो 5 बजे तक की बात करें तो लगभग 65% तक वहां पर वोटिंग हुई थी। और वहीं अगर श्रीनगर की बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा नाउम्मीदी है। तो ये भी जो एक डिवाइड देखने को मिलता है जम्मू और कश्मीर में ये भी कहीं ना कहीं से परेशान कुन है। क्या आपको लगता है कि अलग अलग मुद्दों पर वोट करते हैं लोग? मैम देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, एक ऐसा वातावरण जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि वहाँ कुछ राजनेता, वहाँ के जो मतलब जो कश्मीर में एक सियासी परिवार है जिस तरह से जहर उगल के एक वातावरण क्रिएट करके कि किसी तरह से लोगों को हम इस बात के लिए मतलब एक जो वोट ना हो और वोट नहीं होगा तभी उन लोग की राजनीति चमकेगी। आज ये तो तय हो गया कि अब उनकी राजनीति हाशिए पे चली गई। जैसे अभी आपने एक बात कही कि कुछ हमारे मतदाताओं ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। आज वो क्यों कह रहे हैं ये बात? एक आदमी ही कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि 10 में से अगर एक भी कह रहा है कश्मीर में तो कुछ तो बात है, कुछ तो मिला है। अगर कुछ नहीं मिला होता तो वही लोग हैं जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते थे, वो नरेंद्र मोदी की मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाते थे। आज वो लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश है। और हमारे लिए कश्मीर जो है सियासत का जगह नहीं है, हमारे लिए तो कश्मीर हमेशा एक ऐसे मतलब इस तरह से एक जख्म के रूप में हम कहीं उसको देखते थे और उस जख्म को भरते भरते आज 70 साल हो गए थे। और उसका कारण जो है लेकिन महेश जी हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो सियासत है और लोगों के पास मैं जाऊं उससे पहले कि आपकी जो सियासत है हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। अगर नेशनल इश्यूज पे भी जब बात की जाती है, जम्मू कश्मीर
कश्मीर से अलग हटकर भी जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सेंटर में कश्मीर रहता है और कश्मीर के जरिए पूरे मुल्क के और तमाम हिस्सों को साधने की कोशिश की जाती है। ऐसे में लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि आपने 3.5 साल पीडीपी के साथ हुकूमत की और उस वक्त आपको वो बुरी नहीं लगती थी, जब उनके साथ आपने हुकूमत खत्म कर दी तो सबसे ज्यादा बुरी अब आपको वही लगती है। तो क्या आगे आने वाले वक्त में कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं और अगर हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली आती है तो क्या आप उनके साथ होंगे या फिर नहीं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का एक स्पष्ट सोच है, नियत है। जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे, जो अच्छा है उसे अच्छा कहेंगे। पीटीपी कश्मीर, देखिए मैंने आपसे कहा कश्मीर हमारे लिए कोई सियासत का अड्डा नहीं है। हमें वहाँ कोई सियासत की रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। हम कश्मीर को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता समझते हैं, हमारे आन शान बान का प्रतीक है। कश्मीरियत हमारी एक संस्कृति है, हम उसको भारतीयता का एक अनूठा, एक अनुपम उदाहरण मानते हैं। हम वहाँ चाहते हैं कि हम जब जाएं, सारे भारतीय सोचते हैं कि एक बार अमन चैन के साथ 2-4-10 दिन अगर रहना है तो कश्मीर चले। हमारी कश्मीर जो है इस बात का, अमन चैन शांति का सबसे बड़ा मतलब द्योतक है, प्रतीक है। उस जगह को लेकर अगर आज की डेट में किसी तरह से कोई कठिनाई, कोई बाधा किसी रूप में आए, या वो किसी अलायंस से आए या वो किसी अपने ही लोगों से आए, तो हम उसे आपने मेरे सीधा आपने जवाब नहीं दिया। मेरे लिए ब्रेक का टाइम हो गया। आप ये बता दीजिए क्या आने वाले वक्त में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी भी तरह का कोई अलायंस आपका मुमकिन या नहीं? अगर वो मतलब हमारे राष्ट्रवाद की सोच से अगर कहीं वास्ता रखेंगे, कश्मीर में जो हमारा नजरिया है, और धारा 370 हटाने का हो या धारा 35(1) को हटाने का, उससे अगर कहीं वो इत्तेफाक रखेंगे, जरूर हम हाथ मिलाएंगे, जरूर उनसे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही कविंद्र गुप्ता भी कह चुके हैं। उनका भी ये कहना है, मेरे ही साथ वो प्रोग्राम का हिस्सा थे, उन्होंने ये कहा था कि